हर बार की तरह आज भी विवेक उसी जगह खड़ा होकर दूर से उस बड़े और सुंदर से घर को निहार रहा था और साथ में खड़ी उसकी खास दोस्त, कम होने वाली हमसफ़र मंदिरा उसे निहार रही थी। अक्सर उस घर को विवेक जी भर देखकर लौट जाता था, पर आज जैसे ही लौटने के लिए कदम बढ़ाया, वैसे ही मंदिरा उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, आज तो बता दो डॉक्टर विवेक, यूँ दूर दूर से इस घर को निहारने का राज। आखिर क्यों तुम अक्सर आकर यहाँ रुक जाया करते हो? क्या छुपा रहे हो विवेक? प्लीज़ बताओ ना। देखो, 1 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी और कायदे से मैं तुम्हारी धर्म पत्नी बन जाऊंगी। तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम्हारे मन की बात जानने का? इस बार मैं तुम्हारी कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगी। आज तुम्हें अपने मन की बात बतानी ही होगी डॉक्टर विवेक। मंदिरा के जिद करने पर विवेक वहीं रुक जाता है और फिर कहता है, मंदिरा, ये घर नहीं, मेरा अतीत है। कभी ये हमारा खुशियों का आशियाना हुआ करता था। इस घर ने जितनी खुशियाँ दी है उतने ही गम भी दिए हैं। कभी ये घर हमारा हुआ करता था, पर परिस्थितिवश बाबूजी को ये घर बेचना पड़ा और हम गली गली के बंजारा बन गए। हमारा भी एक खुशहाल परिवार हुआ करता था। मैं, मेरी छोटी बहन और माँ बाबूजी। खुशियाँ बरसती थी वहाँ जहाँ छोटी की हंसी गूंजती थी उस चार दीवारी में। पर कहते हैं ना, खुशियों को अक्सर नज़र लग जाती है। वैसा ही हुआ हमारे साथ भी। एक के बाद एक ऐसी विषम परिस्थितियाँ आई कि सब कुछ बिखर गया। जब छोटी बहन 7वीं में थी तब उसे ब्लड कैंसर हो गया। काफ़ी इलाज कराया, लाखों रुपए खर्च कर दिए उसकी बीमारी में, फिर भी हम उसे बचा नहीं पाए। छोटी के जाने के सदमे में बाबूजी को पैरालाइज का अटैक आ गया और वो हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पर आ गए, जिससे जितनी भी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गए। यहाँ तक कि घर भी गिरवी रखना पड़ा। मेरी पढ़ाई और बाबा की बीमारी ने हमारे घर को हमसे दूर कर दिया। कहते कहते विवेक की आंखें नम हो गई, पर मंदिरा के सहानुभूति वाले हाथ ने उसके धैर्य को बांध दिया। चंद समय बाद लंबी सांस लेकर विवेक फिर से कहने लगा, अब तो मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, इस घर को फिर से खरीद कर अपने माँ बाबूजी को सौंप दूँ, ताकि उनकी खोई हुई थोड़ी खुशियाँ वापस आ जाए। तुम्हें पता है मंदिरा, जब इस घर की नींव डाली जा रही थी तब माँ बाबूजी दिन भर मजदूरों और ठेकेदार के साथ घर का मुआयना किया करते थे और उस वक्त उनके चेहरे की रौनक देखने लायक होती थी। बाबूजी के खून पसीने की कमाई से एक एक कोने को माँ ने अपने हाथों से सजाया था। पर जब हम ये घर छोड़कर जा रहे थे, उस दिन माँ बाबूजी पूरी तरह टूट चुके थे। एक तरफ बेटी के जाने का गम और दूसरी तरफ घर छिन जाने का दुख। उस बीते समय से लेकर आज तक मैंने कभी माँ को हंसते नहीं देखा। आज भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और बेचारगी रहती है और बाबूजी तो जैसे काठ के बन गए हों। कोई भावनाएं नहीं बची है उनके अंदर, जैसे जिंदगी से निराश हो गए हों, वैसा ही लगता है। जब भी मैं उन दोनों के चेहरे को देखता हूँ बेबस हो जाता हूँ। खुद पर गुस्सा आता है कि मुझे कि काश मैं उस वक्त इतना बड़ा और काबिल रहता तो शायद छोटी की जान भी बचा पाता और अपने घर को भी समेट लेता। कहते कहते विवेक का गला भर जाता है। मंदिरा विवेक के सिर को अपने कंधे पर रख अपने हाथों से उसके आंसुओं को पोंछ रही थी और फिर कहती है, विवेक, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो नियति का खेल है जो अपने समय से खेलती है और हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पर कोई बात नहीं विवेक, अब तो तुम इस काबिल हो चुके हो कि अपने माँ बाबूजी की खोई खुशियाँ लौटा सको और इस काम में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। कुछ महीनों बाद सुनने में आया कि वो घर बिकने वाला है। जैसे ही ये खबर विवेक को मिली, वो जल्द से जल्द मकान मालिक से मिलकर डील फाइनल करता है और 20 दिनों बाद विवेक को घर की चाबी सौंपकर तत्कालिक मकान मालिक चला जाता है। जैसे ही घर की चाबी मिलती है, वैसे ही विवेक
इलाज के बहाने अपने माँ बाबूजी को उस घर में लेकर आता है और माँ को घर की चाबी सौंपते हुए कहता है, माँ, ये रही आपकी अमानत जो कुछ सालों के लिए खो गई थी पर अब कभी नहीं खोएगी। गौरी शंकर निवास का नेम प्लेट देखकर विवेक के बाबूजी शंकर जी की आंखें फिर से एक बार गीली हो जाती है, पर ये आंसू दुख के नहीं अपितु खुशी के थे जो कहीं खो गए थे। 1 साल बाद विवेक और मंदिरा की शादी हो जाती है और घर में फिर से वही रौनक लौट आती है जैसा छोटी के समय में था।